बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है दूसरा रुख और मैं हूँ सनाउल्लाह खान। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट पेश किया है और इस बजट की हमने कोशिश की कि पार्लियामेंट हाउस के ज़रिए ही इस पर हम प्रोग्राम करें। और आज हम वफाकी बजट पर बात करेंगे वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से, वज़ीर IT अमीनुल हक से और दीगर जमातों के जो अरकान हैं उनसे भी बात करेंगे। वफाकी बजट का जो हुजम है 9,800 अरब रुपये रखा गया है, बल्कि 9,500 अरब रुपये रखा गया और इसमें मुख्तलिफ इक़दाम हैं। रिटेलर्स पर फ़िक्स टैक्स आयद कर दिया गया है। बैंकिंग सेक्टर पर जो है 3% टैक्स बढ़ा दिया गया है। प्रॉपर्टीज़ पर टैक्स बढ़ाया गया है। उसको अगर देखा जाए एक साल के अंदर जो भी प्रॉपर्टी ख़रीद के बेचेगा उस पर 15% टैक्स होगा और 6 साल के अंदर अंदर इसको 2.5% सालाना कम करके 6 साल में ख़त्म किया जाएगा। इसी तरह दीगर शोबों पर भी टैक्स लगाए गए हैं और रिलीफ भी दिया गया है। ओवरऑल अगर देखें जो FIR का टैक्स रेवेन्यू है जो करंट ईयर के दौरान 6,000 अरब होगा, आइंदा साल इसको 7,004 अरब रुपए किया गया, तो आइंदा साल 1,000 अरब रुपए के एडिशनल टैक्स हासिल किए जाएंगे। इसके साथ साथ मुख्तलिफ शोबों में, एग्रीकल्चर में, IT में और मैन्युफैक्चरिंग साइड पर, प्रोडक्टिव सेक्टर में, उसमें रिलीफ भी दिए गए हैं। और जो सबसे बड़ा रिलीफ है जिसको कहा जा सकता है, जो तनख्वाहदार तबका है जिनकी 4 से 6 लाख पर इनकम टैक्स आयद होता था, वो एग्जम्पशन बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दी गई है। इसका सादा सा मतलब है कि 1 लाख रुपए माहाना तक जिसकी आमदन होगी, तनख्वाह होगी, उस पर अब इनकम टैक्स आयद नहीं होगा। ये बड़ा रिलीफ है। इसके साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मशीनरी है, ट्रैक्टर्स हैं, उन पर हर किस्म का टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। और एक बड़ा रिलीफ जो हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, उस पर हर किस्म के टैक्स ख़त्म कर दिए गए हैं, ज़ीरो कर दिया गया है और इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से, अमीनुल हक से, इसके साथ मोहसिन दावड़ से, आज़म होती साहब से और दीगर जो अरकान है पार्लियामेंट, रियाज पीरज़ादा साहब से। पाकिस्तान में टूरिज़म, पाकिस्तान के कौमी तशख़्ख़ुस और पाकिस्तान की जो कल्चर और हेरिटेज है उसको पूरी दुनिया में बढ़ाने के लिए आप अपने हमसाया ममालिक में देख लें, इस रीजन के ममालिक देख लें, यूरोपियन कंट्रीज़ देख लें, उन सब ने फ़िल्मों के ज़रिए अपने टूरिज़म भी बढ़ाया है, अपनी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाई हैं और उस इंडस्ट्री के ज़रिए अपनी इमेज बिल्डिंग की है। पाकिस्तान में ये पिछले 15 से 20 साल, बल्कि ज़ियाउल हक साहब के बाद जो बड़े बड़े सिनेमा हाउसेस थे उन तमाम को बंद करके शादी हॉल और पेट्रोल पंप चला दिए गए थे और फिल्म बनना बंद हो गई थी। तो आप देखें कि इसमें तारीखी जामे पैकेज है। इससे बड़ा पैकेज फिल्म इंडस्ट्री और आर्टिस्ट के लिए पहले कभी नहीं आया, जिसके अंदर पूरी इंडस्ट्री को ज़ीरो टैक्सेशन पे कर दिया गया है। पहली दफ़ा आर्टिस्ट के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का इनकाद किया जा रहा है कि उनको प्रॉपर तरीके से, उनको अगर इलाज के लिए कोई पैसे चाहिए तो वो लोगों के दरवाजे ना खटकाएं, बल्कि वो लोग जो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के इमेज बिल्डिंग के लिए, कौमी तशख़्ख़ुस के लिए कुर्बानी देते हैं, उनको एक तरीके से मेडिकल इंश्योरेंस मिल सके। फिर फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म पोस्ट फैसिलिटी मुल्क में है ही नहीं। बड़े बड़े सरमायाकार जो है वो बैंकॉक या थाईलैंड जाकर या सिंगापुर जाके पोस्ट फिल्म प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं। इस बजट में पहली दफ़ा लाहौर और कराची में पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी का इनकाद है। पाकिस्तान फिल्म इंस्टीट्यूट का, और पाकिस्तान वो बच्चे, नौजवान जिनके पास फिल्म बनाने के पैसे नहीं है, यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने, इतना टैलेंट है इस इंडस्ट्री में, पैसे नहीं है, तो उनको फिल्म फाइनेंस फ़ंड बनाया गया जिसके ज़रिए उनको बाइंडिंग कर्जे मिलेंगे। आखिरी बात, बजट पाकिस्तान में बना है या लंदन में? पाकिस्तान में इंशाल्लाह। लंदन में लोग जो बैठे हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के अंदर ये बजट बना है, पाकिस्तानियों के लिए बना है, अवाम के लिए बना है, मिडिल क्लास के लिए बना है, गरीब के लिए बना है, तनख्वाहदार तबके के लिए बना है और उनको रिलीफ देने के लिए बना है। और इंशाल्लाह ये मुश्किल फ़ैसले जो आज किए जा रहे हैं, पिछलों की नालायकी, नाअहली और करप्शन की वजह से इस मुश्किल फ़ैसले से निकल के 2015 की तरह IMF के प्रोग्राम को भी रोल बैक करेंगे। इस वक्त जो हुकूमत की इकनॉमिक टीम है उसका बेहतरीन हिस्सा है, अहम हिस्सा है, बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, बजट तो आ गया है और इतनी मुश्किल सूरत हाल थी, IMF का प्रोग्राम भी था, तवानाई का बहरान है शदीद तरीन, और एक फाइनेंशियल जो है वो भी बहरान है, ख़ासकर पावर सेक्टर में। तो आप कैसे देखते हैं ये बजट जो है उसको, इन तमाम जो चैलेंजेस हैं उनको हल करने में किस किस्म की मदद मिलेगी?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनाउल्लाह साहब, देखिए जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि बहुत ही मुश्किल हालात के अंदर इस हुकूमत ने, मुआशी हालात के अंदर इस हुकूमत ने चार्ज संभाला 2 महीने पहले, और आके एक फायर फाइटिंग का एक अमल रहा है जिसके अंदर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर भी कम हो रहे थे। IMF के साथ प्रोग्राम भी स्टॉल हो गया था, कर्ज़े अरूज पे थे, 20,000 अरब के कर्ज़े पिछले 4 सालों में इजाफा किया गया, खसारे अरूज पे थे, 5,000 अरब से ज़ायद का खसारा इस साल एक्सपेक्टेड है वफाक का। और इसके अंदर इन सारी कदगनों के बावजूद आपने देखा कि एक बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस रखा गया कि हमारी जो खसारे के अंदर कमी है वो भी अचीव हो, मगर साथ साथ बजट डेफिसिट होगा कितना अगला? जी अभी एग्जैक्ट नंबर मैं देखूंगा, मगर आपने देखा कि उन्होंने परसेंटेज टर्म में मेंशन किया था। बजट बुक को देख के मैं एग्जैक्टली आपको बता सकूंगा, मगर आपने देखा कि जो प्राइमरी डेफिसिट है, जो हमारे खसारा में से अगर आप निकाल लें, डेट सर्विसिंग निकाल दें, तो वो प्राइमरी खसारा जो है प्राइमरी सरप्लस होगा इस साल। डेट सर्विसिंग तो 4,000 अरब के जी 4,000, वो भी तोहफा है पिछली हुकूमत का जी। इंटरेस्ट रेट आपने देखा कहाँ पे पहुँच गए, मगर इंशाल्लाह इसको हम मैनेज करेंगे। जब पिछली दफ़ा हम हुकूमत छोड़ के गए थे तो 1,500 अरब का इंटरेस्ट एक्सपेंस था, इस साल तकरीबन 4,000 के करीब है जैसे आप कह रहे हैं। मगर इसके बावजूद आपने देखा कि सैलरी तबकात और मिडिल क्लास के लिए इसमें रिलीफ था। आपने देखा कि रिलीफ मेजर से हमारे सबसे कमज़ोर तबकात के लिए, जिस तरह मिसाल के तौर पे जिस भी ख़ानदान की आमदन 40,000 रुपये से कम है उसको वो माहाना 2,000 रुपये से ज़ायद ले सकता है। इसी तरह आपने देखा कि जो सारे का सारा हायर एजुकेशन कमीशन की हमारी एजुकेशन बजट में इजाफा, हेल्थ के बजट में इजाफा, डेवलपमेंट स्पेंडिंग में इजाफा, ज़राअत और IT के शोबों के अंदर आपने देखा कस्टम ड्यूटीज़ और टैक्सेस में कमी तकरीबन 0 की तरफ आ गए हैं। टैक्सेस आप कह रहे हैं कि हमने कम किए हैं, रिलीफ दिया है, तो 6,000 अरब से आप एकदम FBR का टैक्स रेवेन्यू आप 7,000 पे जा रहे हैं, तो ये कैसे 1,000 एडिशनल आ सकता है? वो इस तरह होगा जी कि आपने देखा कि किस तरह हमारी बजट फ़िलॉसफी का फोकस ये था कि आप प्रोडक्टिव सेक्टर्स को जो है आप उनको सपोर्ट करें, और अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स जो उनकी तरफ उनको हम प्रोडक्टिव सेक्टर आपका सारा एलीट क्लास चलाती है। मैं आपको अनप्रोडक्टिव की बात कर रहा हूँ कि जो अमीर हैं, जो अपने फेयर शेयर ऑफ टैक्सेस नहीं दे रहे, उनको टैक्स किया जाए और आवाम के ऊपर और जो आपके कमज़ोर तबकात हैं उन पर खर्च किया जाए। इसलिए अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स जैसा रियल एस्टेट है उनको हम डिस्करेज नहीं करना चाह रहे, मगर रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी हाई वैल्यू की प्रॉपर्टी अपनी जो रिहाइश का है उसके अलावा उन्होंने रखी हुई है, तो उसके ऊपर आपने देखा कि 1% का उसकी मार्केट वैल्यू पर टैक्स लगा है, जो कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा जिसकी भी हो। इसी तरह कैपिटल गेंस टैक्स कि कोई भी प्रॉपर्टी जो जल्दी बेचता है, जो जितना जल्दी खरीद के इस तरह बेचेगा उसके ऊपर उतना ही कैपिटल गेंस टैक्स ज़्यादा होगा और ऐसा आहिस्ता कम होगा। मुश्किल हालात के अंदर भी डेवलपमेंट बजट को 800 अरब रखा गया, ये इंजन ऑफ ग्रोथ होगा। ये जो आपने IT 800 अरब कभी भी खर्च नहीं होता जितना इंशाल्लाह। कुछ आपने देखा जी 2018 में जब बजट पेश हुआ था तो 1,000 अरब पेश करके गए थे, मगर अब अगली हुकूमत आई तो इस तरीके से हुआ। मगर आपकी बात सही है, हमेशा यूटिलाइजेशन एक चैलेंज होती है। इंशाल्लाह ये हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि यूटिलाइजेशन भी करे, चूँकि वो हमारा इंजन फॉर ग्रोथ होगा। इसी तरह CPEC के हवाले से आपने देखा है कि स्पेशल इकनॉमिक जोन्स का जिक्र हुआ कि उनको फिर से रिवाइव किया जाएगा। तो इस तरह के दीगर मेजर्स हैं जिससे इंशाल्लाह आप देखेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की डेवलपमेंट को की स्पेंडिंग को बढ़ाया गया है, और इस बेनज़ीर प्रोग्राम के तहत ही स्कॉलरशिप स्कीम्स को भी बढ़ाया गया है, फ्री ट्रीटमेंट बैतुल माल के तहत। तो ये सारी चीज़ें वो बजट फ़िलॉसफी की इम्प्लीमेंटेशन है जिसमें कोशिश ये है कि जो वसाइल हैं, जो कमज़ोर तबकात हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक डायरेक्टली पहुँचाएं। बजट इधर से बना है, लंदन से बना है? नहीं, बजट जी बिल्कुल इधर बना है। मुल्की हालात और इधर बनने का मकसद ये है कि इस हुकूमत ने बनाया है। वज़ीर ख़जाना साहब जो उनका काम है, एक वजारत और FBR बनाती है, उसके अंदर सारी कोalition पार्टीज़ की, हमारी अपनी पार्टी के भी सारे सीनियर लोग जो उसमें शामिल हों उनकी भी मुशावरत थी, सारे कोalition पार्टनर्स की शमूलियत थी। एक IMF प्रोग्राम जो स्टॉल हुआ है उनके साथ भी एक मुकालमा रहा है ताकि हम उस तरह की चीज़ ना करें जो पिछली हुकूमत ने की थी, एक खुद ही शराइत तय करके एक IMF प्रोग्राम को स्टॉल कर दें और हमें एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्राइसिस में डाल दें। तो सब फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए, हमारे खसारों की कमी की प्रायोरिटी भी सामने रखते हुए और आवाम की मुश्किलात को भी सामने रखते हुए, ग्रोथ प्रायोरिटीज़ को भी रखते हुए ये बजट बनाया गया। IMF से ये तमाम जो इनिशिएटिव है इनकी अप्रूवल ली गई है? नहीं, अप्रूवल की बात नहीं है, नहीं अप्रूवल नहीं, उनको बिल्कुल मेरी इत्तला रखा गया है, बिल्कुल रखा गया है, क्योंकि हम अभी उनके साथ डिस्कशंस जारी हैं और इंशाल्लाह अनकरीब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी मुतवक्के है। तो यकीनन एक जिम्मेदाराना काम था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिक्टेशन लें या उनकी चीज़ें, मगर उनको साथ साथ ऑन बोर्ड रखा गया ताकि कोई भी इस तरह का मसला ना बने कि फिर से आप एक उस तरह का काम करें PTI की तरह के पहले 30 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी वादा करें और पेट्रोल की कीमत ऐसी वादा करें जो आज PTI के फार्मूला के तहत 291 रुपये होनी चाहिए थी और फिर अचानक उससे पीछे हट जाएं और फिर उसकी वजह से IMF का 2 ट्रिलियन का नॉन टैक्स रेवेन्यू किधर से?
जी इंशाल्लाह आप देखेंगे उसके अंदर वो बजट के अंदर सारी तफसीलात मौजूद हैं, मगर मैं फिर से ये दोहराऊंगा कि फोकस जो है सारे का सारा बजट का वो ये है कि प्रोडक्टिव सेक्टर्स को सपोर्ट करें, अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स को के ऊपर जो उनका जो फेयर शेयर ऑफ टैक्सेस है वो लगे, और जो हमारे अमीर लैंडेड एलीट है या जो हमारे अमीर तरीन तबकात हैं वो अपना बोझ उठाएं और उन वसाइल को हम इस्तेमाल करके गरीब पे खर्च कर सकें। टैक्स लगाए हैं 2 नए किस्म के, जिसका जो हमारा खर्चा है कि वो पब्लिक को फिर पे करने पड़ेंगे। एक रिटेलर का 3,000 से 10,000 रुपये कमर्शियल बिलों में वो शामिल होगा, और एक बैंकिंग सेक्टर पे 39% से बढ़ा के 42% किया है। बैंकिंग सेक्टर भी तमाम अपने जो चार्जेज़ है फिर कंज्यूमर पे डालता है, आपने देखा ही है, इसीलिए उनके प्रॉफिट भी बहुत बड़े हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ने ये टैक्स बढ़ाया। सेक्टर ने आपने देखा है गवर्नमेंट ट्रेजरीज के अंदर इन्वेस्ट करके ये वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, तो मेरा ख्याल है उनको अपना फेयर शेयर ऑफ टैक्सेस देना हो चाहिए, और इन मुश्किल हालात के अंदर हमें उन्हीं इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स की तरफ देखना होगा जिन्होंने जो मज़ीद कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो दूसरी बात आपने की 3,000 से 10,000 अगेन बजट की रिटेलर्स के ऊपर जो आपने कहा, देखिए उसका एक मकसद ये है कि 3,000 से 10,000 रुपये आपने कहा कि वो टैक्स होगा, उसका मकसद ये है कि एक फ़ाइनल टैक्स उनसे लें। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये मेजर अनाउंस करते ही एक जुमला का जो आपने सुना होगा कि इसके बाद वो वादा करते हैं कि FBR जो है वो फिर उनको तंग नहीं करेगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह। तो कोशिश ये है कि देखें आपने अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट भी करना है, आपने इन सब लोगों को टैक्स के नेट में भी लाना है, आपने उनसे टैक्स वसूल भी करना है, मगर एक ऐसी हद तक करना है कि वो पहले ये बोझ उठा भी सकें, डॉक्यूमेंटेशन भी हो, और साथ साथ वो अपना काम भी कर सकें और हुकूमत को अपने फेयर शेयर भी मिल सके। हमें इसी तरह निज़ाम चलाना होगा। इस मेजर की रूह ये थी जी। ठीक है बिलाल किरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल किरानी साहब उम्मीद से थे कि ये एक ऐसा बजट है जिससे किसी पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि प्रोडक्टिव सेक्टर है वो तरक्की करेगा। हमारा प्रोग्राम जारी है, मज़ीद जो अरकान पार्लियामेंट हैं या वज़राए उनसे भी बात करेंगे जो बजट आया है नए माली साल का उसके बारे में। प्रोग्राम में वेलकम बैक जी। हमारे साथ ANP के रहनुमा भी शामिल हैं। आइंदा माली साल का बजट आया, ख़ासकर इस चैलेंजेस दौर में, इसको आप ये कैसा देखते हैं? इनकी पार्टी के हवाले से क्या तजवीज़ थी वो भी शामिल की गई हैं। जी अमीर साहब, होती साहब, क्या देखते हैं इस बजट को? इतने मुश्किल सूरत हाल थी, उसमें बजट को आप कैसा देखते हैं, और जो कुछ इक़दामात किए गए हैं टैक्सेशन के हवाले से उनको कैसे देखते? देखें, सबसे पहले तो ये गैर मामूली हालात हैं, ये कोई मामूली इस वक्त हालात नहीं है, गैर मामूली हालात हैं। और ज़ाहिरी बात है कि गैर मामूली हालात में बजट तैयार करना, बजट पेश करना, ख़ासकर जब आपके पास साल से कुछ ज़्यादा अरसा हो, ये किसी भी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और शायद इस हुकूमत के लिए ये बजट और आने वाले जो महीने हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और चैलेंज क्या है हमारे सामने? 2 बेसिक एरियाज़ हैं। पहला एरिया जो है वो ये है कि इकॉनमी को वापस अब ट्रैक पे लाना है। जो इकॉनमी ट्रैक से हट गई थी और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, उन हालात से निकलना है। दूसरा चैलेंज जो अहम है वो ये है कि इन हालात के नतीजे में जो बोझ आ गया है गरीब आवाम पर, और ख़ास तौर पर मिडिल क्लास पर और गरीबों पर, फेज्ड मैनर में ही सही लेकिन उस बोझ को कम करना है। जहाँ तक टैक्सेस की बात है, जो लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, जिनको ज़्यादा देना चाहिए, बिल्कुल उनको ज़्यादा देना होगा। एक ये भी था कि आपकी पार्टी का जो PDM के साथ एक इलाक़ है और आप KP में गवर्नरशिप लेने जा रहे हैं, कोई इस किस्म का डिसीजन हुआ है और किसका नाम फाइनल? देखिए, उस हवाले से भी बातचीत जारी है, और जो भी हतमी फ़ैसला होगा तो इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे। वफाक में भी आप कोई वजारत लेंगे? नहीं जी, वफाक में मैं मशकूर हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने 2-3 दफ़ा रब्ता किया, उनकी ये ख्वाहिश थी, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमें इतने कम अरसे के लिए कैबिनेट में नहीं होना चाहिए। हुकूमती बेंचेस पे बैठे हैं, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत की जितनी भी अच्छे इक़दामात हों उनको सपोर्ट करें। अगर कहीं हुकूमत थोड़ा सा ट्रैक से हटती है तो वहाँ पर हम हुकूमत की रहनुमाई करें, लेकिन कैबिनेट जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। रियाज पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीरज़ादा साहब, मुश्किल हालात हैं, आप बिल्कुल सही कहते हैं कि बजट मुश्किल हालत में है, लेकिन आपने टैक्स का टारगेट 1,000 से ज़्यादा इजाफा कर दिया है, तो इससे बोझ नहीं पड़ेगा आवाम पर? नहीं, आवाम पर बोझ नहीं पड़ेगा। ये टैक्स जो है उस तबके को किया गया है ज़्यादा जिनके पास काफ़ी दौलत है, और 10 जो करोड़ रुपए से ज़्यादा टैक्स देते हैं,
और ख़ास तौर पे प्रॉपर्टीज़ पे टैक्स लगाया गया है, जिनके पास फालतू प्लॉट्स हैं उनके, और अनप्रोडक्टिव जो इन्वेस्टमेंट है जो लोगों ने ख़रीद के रखी होती हैं उन पे टैक्स है। किसान को, मज़दूर को, छोटे तबके को, तनख्वाहदार तबके को, सबको रिलीफ दिया गया है। अच्छा, एक ये किया गया है जो छोटे दुकानदार हैं उन पर फिक्स टैक्स लगा दिया है 3,000 से 10,000 रुपये माहाना का, तो वो आसान नहीं होगा पब्लिक? नहीं, वो ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो गई ना महकमों की, जो हर वक्त जाके किसी को कुछ कहते थे। ज़्यादा कोशिश की गई है कि ये दुकानदार जो है वो खुशहाल रहे, अपना काम करे और उसको पता हो कि मैंने इतना कमाना है और कोई उसको ब्लैकमेल करने ना जाए। तो आप समझते हैं जो बिजली का एक बहरान आया हुआ है उसको भी हल करने में कोई मदद मिलेगी? जी, वो उसमें तो बहुत ज़्यादा इन्होंने वो किया है ना, जितना विंड की इस पे बिजली पे और सोलर पे और विंड की और सोलर पे टैक्स हटाए हैं, और छोटे घरों को उधार पे ये सोलर प्लेट्स देने का जो किया है, तो ये काफ़ी बोझ हटेगा। और आहिस्ता आहिस्ता जो है मुलाजमीन की जो तनख्वाह बढ़ी है, आप समझ रहे हैं काफ़ी है? पहले मार्च में बढ़ाई थी, अब दूसरी दफ़ा बढ़ाई है, और आप क्या समझते हैं इन मुश्किल हालात में और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये रियाज पीरज़ादा साहब थे और इन्होंने बजट को बहुत मुस्बत करार दिया और तवक्को ज़ाहिर की है कि इससे आवाम पर बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि जो मुश्किलात हैं उनको कम करने में मदद मिलेगी। वो बजट आपने देखा है, IT की कारकर्दगी को वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद सराहते भी रहे हैं। क्या आपने इस बजट में क्या नई चीज़ आई है IT के हवाले से, और जो वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश है कि IT सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़े, तो क्या करने जा रहे हैं आप? मिनिस्ट्री ऑफ IT की खुशकिस्मती है कि माजी के वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म दोनों उसके कोशिशों काविशों को सराहते रहे, और हमने साबित भी किया कि अगर पिछले साल अगर देखते हैं कि 1.4 बिलियन US$ की हमने IT एक्सपोर्ट किया था, और जो हमने 30 जून को पिछले साल क्लोज़ किया वो 2.1 बिलियन US$ था, और अभी इस साल जब 30 जून को हम क्लोज़ करने जाएंगे इंशाल्लाह ताला ये 3 बिलियन US$ पर चली जाएगी। यकीनन इसमें तेज़ रफ्तारी से काम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि आप इसकी स्लोली ग्रोथ करें कि 2, 3, 4 साल के अंदर इसको 15 बिलियन US$ तक लेकर जाए। मैंने उनसे अर्ज़ किए और इंशाल्लाह ताला कि हमें कुछ इंसेंटिव दें IT के लोगों को, IT फील्ड के लोगों को। उन्होंने मुझसे राज़ी हुए, और आज मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ इंसेंटिव भी मिलने जा रहा है। मसलन हमारी ख्वाहिश थी कि टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट मिलते हुए किसी किस्म के FBR या स्टेट बैंक से मुदाखलत ना हो। आज कमिटमेंट हैड बीन मेड, और मैं समझता हूँ कि IT के लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब सवाए PSEP के अलावा किसी के भी कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। वो जिसको भी ओके करेंगे, मेरा ख्याल है सबको टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट मिलता चला जाएगा। साथ साथ हमारे टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से भी, टेलीकॉम सेक्टर में हमने पिछले 9 महीने में 163 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा किया 9 महीने में, जो कि हमारा उम्मीद है कि इस साल 30 जून तक हम तकरीबन 250 बिलियन के करीब पहुँच जाएंगे। तो उसके ऊपर भी हमने बात की, और हमने क्या अर्ज़ किया है कि आप लैपटॉप पर जो सेल टैक्स 17% लगाएगा उसको 0% पर लेकर आए, और आज मेरा ख्याल इसके ऊपर बात भी हो रही है। मोबाइल की जो इंपोर्ट पे पाबंदी थी वो उठा लिया है? हाँ, देखिए, अनफॉर्चुनेटली आज सुबह के इजलास में उसके ऊपर ड्यूटी लगाई जा रही थी, लेकिन मेरे एतराज़ करने पे उसको निकाल दिया गया है। मेरी क्या ख्वाहिश होगी कि मैं टेलीकॉम सेक्टर को और IT सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ कैबिनेट के अंदर। हर वक्त, हर मौके पे मैं अपने टेलीकॉम सेक्टर और अपने IT सेक्टर के लोगों के साथ खड़ा हूँ, उनकी आवाज़ से आवाज़ मिला रहा हूँ। इसलिए हर गुजरते दिन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ IT में बेहतरी आ रही है। तो मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होनी चाहिए, 3-4 अरब डॉलर की इंपोर्ट होती है, उसको डिस्करेज नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, ये मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ IT मेरा ख्याल है वो मिनिस्ट्री थी जिसने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 और 21 में बनाई। उसके बाद CEC से अप्रूव करे, कैबिनेट से अप्रूव कराई है। आपको याद होगा कि 70 और 80 के बल्कि 60 और 70 के दहाई में पाकिस्तान में गाड़ियाँ नहीं बनी, हम उसके उलट गए। हमारे पास बहुत सारे जिसे कहते हैं कि टेलीफोन कॉल आए, हमें कुछ प्रेशराइज़ करने की भी कोशिश की गई कि आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में शुरू ना कराएं, लेकिन मेड इन पाकिस्तान पे मेरा विजन था, पार्टी की हदायत थी और मुल्क के कौम की बेहतरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा, और आपको पता है कि अभी एक्सपोर्ट होना भी शुरू हुआ। यस, मेरी प्रायोरिटी क्या होगी? लोकल मैन्युफैक्चरिंग, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग। बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं आईफोन वगैरह। मेरा ख्याल है सैमसंग ने कराची में स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद मेरा ख्याल है फॉलोअप में और लोगों की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये IT मिनिस्टर थे और इन्होंने तवक्को ज़ाहिर की है कि इनकी जो डिमांड्स थी उनको बजट में पूरा किया गया है, जिसकी वजह से IT एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी पाकिस्तान में शुरू होगी। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद बजट के हवाले से ये हमारा ख़ुसूसी प्रोग्राम जारी रहेगा। अनवारुल हक काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं और हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, लेकिन इनसे जानते हैं जो बजट आया है
उसमें बलूचिस्तान के लिए क्या है, टैक्सों के हवाले से कुछ नए इकदाम हैं और इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में ये बजट को कैसे देखते हैं। जी काकड़ साहब, बजट आया है, तकरीर में मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि 3000 अरब का टैक्स चोरी होता है। इसके साथ उन्होंने रिटेलर पर एक नया टैक्स लगाया है कि वो फिक्स कर दिया है, जो बिजली के बिलों में जो कमर्शियल बिल होंगे उन पर 3000 से 10,000 रुपये, छोटे जो दुकानदार हैं उन पर भी लग गया है। इसके साथ गाड़ियों पे लगाया है, इसके साथ प्रॉपर्टीज़ पे उन्होंने जो 1 साल के अंदर बेचेगा 15% कैपिटल गेन टैक्स आ गया, जो 6 साल में 2.5% कम होगा। इस तरह बहुत सारे इकदाम हैं जो नज़र आ रहे हैं। तो कैसे देखते हैं, और बलूचिस्तान के हवाले से भी कोई चीज़ ऐसी सामने तो नहीं आई, लेकिन यकीनन होगी, कोई तफसीलात आएंगी तो। बहुत शुक्रिया। देखें, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत चैलेंजिंग टाइम है इकनॉमिकली। इकनॉमिक वूज़ पाकिस्तान के इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुके हैं। 7 दिहाइयों से हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो इंतहाई मायूस कुन है। 100 आदमियों में से शायद 11 आदमी टैक्स देते हैं, उसमें भी 9 सैलरीड क्लास हैं और 2 जो हैं नॉन सैलरीड क्लास हैं, जिनकी तनख्वाहें नहीं हैं, वो एट सोर्स कट रहे हैं। अब जो बाकी मानदा 88 या 79 अफराद हैं, वो इस टैक्स कलेक्शन की जो स्पेंडिंग है उससे मुस्तफ़ीद तो हो रहे हैं, लेकिन उसके हिस्सेदार नहीं बन रहे। अब जब आप हिस्सेदार नहीं बनेंगे, इतना बड़ा तबका कौमी पॉपुलेशन का वो इससे बाहर रहेगा, तो किस अंदाज़ में ये रियासत चलेगी। ज़ाहिर है इसको बैरूनी कर्ज़ों पर रिलाई करना पड़ेगा ताकि उस गैप को फिल कर सकें। 2 चैलेंजेस हैं, लोगों को समझना है। मैं हुकूमत को भी हम्बल अंदाज में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रीवियस को भी किया है, इनको भी कर रहे हैं। एक से टैक्स एवेजन, जहाँ पर मुझ पे टैक्स लागू होता है और मैं चंद कवानीन के लूप होल्स के तहत उसमें से इवेड कर लेता हूँ, बचाता हूँ उसको। एक है टैक्स थेफ्ट। 80% से ज़्यादा लोग नॉन डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में हैं, वो तो इस नेटवर्क में मौजूद ही नहीं है। इस वक्त मोहसिन दावड़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। वो भी एलीट इकानमी के बड़े ख़िलाफ़ हैं और आम आदमी की बात करते हैं। मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। मोहसिन भाई, बजट पेश हुआ है और एक तासुर यही है जो हमने लोगों से बात की है कि पाकिस्तान में एलीट कैप्चर जो है इकानमी है। आप क्या समझते हैं, जो ये बजट है इसको समझते हैं कि कुछ एलीट कैप्चर इकानमी को ख़त्म करने में मदद मिलेगी? देखिए, आज उन्होंने अपनी बजट स्पीच में कहा तो है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होगी। अब उसको डीपली देखना है कि वो किस तरह की प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, क्योंकि ये आपकी बात बिल्कुल हकीकत है। और पिछले साल या उससे पिछले साल जो UNDP की रिपोर्ट है उसमें ये लिखा गया था कि 200 अरब रुपए के करीब सब्सिडीज जो है वो दी जा रही हैं। तो अब वो उनको देखना है कि उनको कितनी हद तक ये कम करते हैं। तो बात तो की उन्होंने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की, लेकिन 1800 अरब की टैक्स एग्जम्पशन है जो मोस्टली एलीट क्लास को है। 2600 के करीब है, 2600 अरब के करीब है। और वो सारा वो बेचारे बोझ पे राम गरीब आवाम पे ही पड़ता है। के इलाके हैं जो कोटा के जो डिस्ट्रिक्ट बने हैं, नॉर्मल सिस्टम में आए हैं, उनके लिए कोई चीज़ आपने देखी है? देखिए, जो वादे हुए थे उनके साथ कि 100 अरब रुपए के करीब हम देंगे, वो तो अभी तक पूरे नहीं हुए। और इस दफ़ा भी उन्होंने 50 अरब रुपए के करीब रखा है, उससे भी ज़्यादा रखा है। और पिछले 4 साल भी यही 48-50 लगभग कितना ही, उसमें भी फिर पूरा रिलीज़ होता था, काफ़ी रिलीज़ भी नहीं होता था। लेकिन उसका तरीक़ाकार क्या होगा, इस पर हमने उनसे फ़िलहाल अभी बात करनी है। ऐसा ना हो कि ये भी किसी और के सो कॉल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल हो। नाम को तो वो फाटा क्या वो, लेकिन कहीं और इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, मोहसिन दावड़ साहब हमारे साथ थे। ये हमारा बजट का जो खुसूसी प्रोग्राम है ये जारी। जी, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बजट की जो पेश हो चुका है, और अपोजिशन के बगैर बजट पेश हुआ है। अपोजिशन तो है नहीं इस वक्त, तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन सेनेट में अपोजिशन मौजूद है। और सेनेट के जो अपोजिशन लीडर हैं हमारे साथ हैं, डॉक्टर वसीम शहजाद साहब। डॉक्टर साहब, आपने सुना है, बजट भी देखा है, माजी में भी देखे हैं, क्या तबसरा करेंगे एज ए अपोजिशन लीडर? देखें, जब भी आपने बजट पर तबसरा करना है तो आप पहले ये देखें कि हम कहाँ पर खड़े थे और हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। कहाँ पर खड़े हैं उसके लिए मुआशी डॉक्यूमेंट क्या है, उसके लिए है इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, और कहाँ लेकर जा रहे हैं उसके लिए है बजट डॉक्यूमेंट। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान इन्होंने अपनी ज़बान से एतराफ़ किया, अदाद व शुमार कौम के सामने रखे
कि किस तरीके से एक मुल्क माशी इस्तेकाम की तरफ जा रहा था। तमाम अहदाफ और बड़े केयरफुल अहदाफ थे। हमने इनकी तरह हवाई किले नहीं बनाए। हमने जो अहदाफ सेट किए उन अहदाफ को ना सिर्फ हासिल किया बल्कि एक्सीड किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी हुकूमत में शाया होने वाला इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। यानी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड IT, रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन। लेकिन डॉक्टर साहब सॉरी, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, बजट डेफिसिट आपका हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आया है, 5,500 अरब से भी ज़्यादा हो रहा है। तो फिर किस तरह तरक्की नजर? मेरी गुजारिश सुन लें, इस पर तो पूरी डिबेट हो सकती है, हम इसको पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। मैं तो आपको ब्रॉडर पिक्चर दे रहा हूँ। ब्रॉडर पिक्चर ये है, जैसे डॉक्टर के सामने मरीज़ आता है तो जो थर्मामीटर होता है वो आपको ब्रॉडर पिक्चर देता है कि बुखार की कैफियत क्या है। वो है GDP ग्रोथ। GDP एक ब्रॉडर पिक्चर देता है, बाकी इन सारे इश्यूज़ के ऊपर हम आपसे बहस हो सकती है। वो है कि कंसेक्टिव ब्रॉड बेस्ड 2 साल तक 6 और किन हालात में कहते हैं मुश्किल मुआशी हालात। जो मुश्किल मुआशी हालात कोरोना जैसी वबा की सूरत में पाकिस्तान को दरपेश थे, उन हालात में, और जब हमने मुल्क संभाला था तो मुल्क दिवालिया के करीब था, उन हालात में ये तरक्की थी। एक फलता फूलता पाकिस्तान था, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था। सारी ग्रोथ 1.5 महीने में ख़त्म हो गई। यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जब दीमक लगती है ना तो वो दिनों में चाटती है। ये वो दीमक है जिसका नारा क्या है? इसका नारा है अपने लिए रिलीफ और आवाम के लिए तकलीफ़। इन्होंने पूरी कौम को मकसूद चपरासी समझा हुआ है, यानी उनका काम उनकी खिदमत करना है और पूरी कौम का काम है कि अपना पेट काटे, अपने बच्चों का पेट काटे, अपने वालिदैन की दवाई से परहेज़ करे, ना स्कूल हो ना अस्पताल हो, और पाले किसको? पाले इन शहजादों को, इन शहजादियों को, इन शाही खानवादों को। आप मुझे बताएं, दुनिया के कौन सा मुल्क है इस वक्त नक्शे में दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसकी 60% कैबिनेट करप्शन जैसे, दफ़ा 144 की बात नहीं कर रहा, करप्शन जैसे मुकदमात में जमानत पर है? दुनिया का कौन सा मुल्क है? आपकी हुकूमत 4.25 साल क्या करती रही? इनको खुला छोड़े रखा, जब करप्शन की थी आपके पास सबूत भी थे। किस लीडर को आपने सज़ा दिलाई? हमने सज़ा नहीं देनी थी, सज़ा अदालतों ने देनी थी। हमने अपना काम पूरा किया और हम तो आज भी कह रहे हैं कि अदालतों का जो निज़ाम है इसको हमें इम्प्रूव करना है। मगर दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ कितनी तेज़ी के साथ, क्योंकि लगता है कि इनकी फ़्लाइट निकल रही है, बिल्कुल ये इनके हालात है जैसे इनकी फ़्लाइट छूट रही है। कितनी तेज़ी के साथ इन्होंने अपने रिलीफ का बंदोबस्त किया, बुलडोज़ किया। पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं पार्लियामेंट में बैठते नहीं हैं। देखें सेनेट में बैठे हुए हैं ना हम, ना कमेटी में बिल भेजा, ना किसी एक रुकन को उस पर बात करने की इजाज़त दी गई, और आनन फानन उसको बुलडोज़ करते हुए वो पास किया। उसके बाद इन्होंने वहाँ से भी पास किया। आपने भी इसी तरह पास किए थे? हमने करप्शन के बिल कोई इस तरह से पास नहीं किए। हमने इनकी तमाम तर रुकावटों के बावजूद रिकॉर्ड कानून साजी करके दिखाई है। एक ही दिन में की थी? एक दिन में नहीं हुई, वो उस वक्त हुई जब इन्होंने सिर्फ एक NRO का डॉक्यूमेंट पकड़ा हुआ था आखिरी दिन तक कि हम उस देखें। जब अगर आपके पास जब न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होती है तो आप कानून साजी आसानी से कर सकते हैं। आप भी समझते हैं, हमें ऑर्डिनेंस भी जारी करने पड़े, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसकी वजह थी, ये बात नहीं है। मगर आज जब इनके पास पूरी मेजॉरिटी मौजूद है तो ये स्टेट बैंक पे कहते थे कि जनाब चलें आपके सवाल के जवाब में कहते थे, तो आज क्यों नहीं स्टेट बैंक के कानून को वापस कर रहे हैं? वो IMF की डिमांड है, वो IMF से भी डिमांड, मैं वही कह रहा हूँ। तो फिर उस वक्त क्यों शोर मचाते थे? किसी एक तरफ खड़े हो ना। IMF की देखें, IMF का प्रोग्राम में हम भी थे, IMF के प्रोग्राम में उनकी डिमांड्स होती हैं, मगर उसके साथ साथ आपको जब एक हुकूमत आवाम का दर्द रखने वाली होती है तो वो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे चलती है। वो प्रोग्राम में भी रहते हैं मगर वो दे कट द कॉर्नर्स ताकि आवाम को किस तरह रिलीफ दी जाए। यहाँ पर आप देखें कि टैक्सों की भरमार है इस वक्त। मेरी बात आप देख लें, इस वक्त जो गुर्बत का समंदर इस वक्त आगे नज़र आ रहा है, इनके करप्शन के जजीरे उस नहीं बचेंगे, ना करप्शन के जजीरे बचेंगे ना उसके मकीन बचेंगे। और मुझे तो ये शक है कि ये जिस माशी बदहाली की तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं, वो और जिस माशी ज़बूहाली की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये अब इनकलाब दस्तक देगा। सेनेट में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी इस बजट को पास करने के हवाले से, क्योंकि ये सेनेट की फाइनेंस कमेटी में जाता है, उसका भी हिस्सा बनेंगे आप, और सेनेट में क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे? देखिए, सेनेट की फाइनेंस कमेटी का हम हिस्सा हैं, वहाँ पर हम भरपूर तरीके से अपनी अमेंडमेंट्स देंगे जो कि इन्होंने नहीं माननी। हमने
फ़र्क साफ ज़ाहिर है। फ़र्क ये है कि जब हमारी हुकूमत थी तो सेनेट की फ़ाइनेंस कमेटी में हर मीटिंग के अंदर हमारे वज़ीर ख़जाना आते थे। सेनेट की फ़ाइनेंस कमेटी के अंदर उस वक्त की अपोजिशन की तमाम तर अमेंडमेंट्स को लिया गया और उस वक्त के वज़ीर ख़जाना ने ये, हालांकि बाइंडिंग नहीं है, कानूनन बाइंडिंग नहीं है, मगर उन्होंने कहा कि मैं एक ख़ास परसेंटेज में आपको यकीन दिलाता हूँ, और उन्होंने किया। उन अमेंडमेंट्स को उन्होंने शामिल भी किया। हम अपना भरपूर रोल प्ले करेंगे, हमें इनसे उम्मीद नहीं है। शहजाद वसीम साहब बहुत शुक्रिया। ये हमारे अपोजिशन लीडर थे सेनेट में तहरीक इंसाफ से, और ये बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने कहा कि अपोजिशन तहरीक इंसाफ सेनेट में बैठेगी, सेनेट की फाइनेंस कमेटी में बैठेगी और बजट पर अपनी रिकमेंडेशन भी देगी। हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।